हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का ज्ञान विज्ञान कोचिंग सेंटर में धमाकेदार स्वागत है। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और उसका बैकग्राउंड क्या है, और उसके डेवलपमेंट में किस किस साइंटिस्ट का क्या क्या योगदान है, वो हम लोग देखे थे। हम लोग ये देखे थे कि इस तरह से एक रैंडमली अरेंज्ड बुक्स को स्टडी करने में हम लोग को जैसे एक डिफिकल्टी होती है, उस तरह से उस समय के सारे एलिमेंट्स को भी एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी। इसलिए एक क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया गया, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। उनमें हम लोगों ने पहले स्टडी किया था डोरबेराइनर साहब के ट्रेड्स के। तो इनमें हम लोगों ने एक ट्रेड्स का कंसेप्ट का डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग एक ग्रुप में अरेंज करते हैं, जिसमें मिड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मीन एटॉमिक मास के इक्वल होता है। उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जो मेंडलीव साहब थे। उन्होंने एक ऑक्टेव्स का कंसेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने उस समय के एलिमेंट्स को एक म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंगली उसको अरेंज किए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जब भी हम लोग एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखते हैं, तो जो भी 8th एलिमेंट आता है वो फर्स्ट एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, जो भी 9th एलिमेंट आता है वो सेकेंड एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। और इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स के कारण हम लोग इसको डिस्कार्ड कर दिए थे। उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे लोथर मेयर। उन्होंने उस समय के एलिमेंट्स को एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट किए थे, जो कि इसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे प्रीवियस लेक्चर में, और इसके भी कुछ डिमेरिट्स के कारण इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद एक मेंडलीव साहब आए। उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज और कॉलम वाइज रो में एक अरेंजमेंट दिए थे, जिसका भी हम लोगों ने स्टडी किया था। ये जो मेंडलीव साहब ने एक दिया था टेबल, इस टेबल के थ्रू उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को एक अरेंज किया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली, जिनमें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास थे, और इन ग्रुप और रो वाइज इसको क्लासिफाई किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक सिमिलर ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट होते हैं। इन सारे ग्रुप में सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट होते हैं, और इसके भी कुछ डिमेरिट्स के कारण इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी स्टडी किया था, जो कि उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे नील बोर आए थे, और उन सभी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट किया गया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इस टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जो कि एस ब्लॉक में किए गए हैं, और पी ब्लॉक में किए गए हैं, डी ब्लॉक में किए गए हैं, और ये एफ ब्लॉक में किए गए हैं। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर जो हीलियम है, हीलियम को इनर्ट गैस में हम लोग कंसीडर करते हैं, इसलिए हम लोग हीलियम को यहाँ पर प्लेस करते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट का ये एलिमेंट नहीं है। पी ब्लॉक को हम लोग सिर्फ इतना ही कंसीडर करते हैं, और ये जो पोर्शन हो गया इसको हम लोग डी ब्लॉक कंसीडर करते हैं, और ये जो पोर्शन हो गया इसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं, और ये जो पोर्शन हो गया, सॉरी, इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं,
और ये जो पोर्शन हो गया इसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो हीलियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस ऑर्बिटल में रहते हैं। और हीलियम का भी ये कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे सके, क्योंकि इसका कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है और कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी टेंडेंसी होती है। इसलिए हाइड्रोजन को कभी हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं और कभी कभी यहाँ भी प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन की ओर। स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप होता है ग्रुप 1 और एक सेकेंड ग्रुप होता है जो ग्रुप 2 होता है। फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट होते हैं उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि दोनों एस ऑर्बिट में ही होते हैं। और वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सारे मेटल्स हैं। ये सारे मेटल्स हैं, इस बात को नोट करेंगे। और जो ग्रुप 1 एलिमेंट हैं उनको हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और जो ग्रुप 1 है एलिमेंट, उनके जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उनके लास्ट ऑर्बिट में NS1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो ग्रुप 2 ऑर्बिट होते हैं उनमें उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि NS ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो है ये S1 इसको ग्रुप बोलते हैं, और ये जो ग्रुप है इसको S2 ग्रुप बोलते हैं। इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग इसको ये भी देखेंगे कि इसमें इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस ऑर्बिटल क्या है, इस कंसेप्ट को थोड़ा हम लोग और इलेबोरेट करेंगे और इसको बोलते हैं ग्रुप 2। तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस कंसेप्ट को भी हम और फर्दर इलेबोरेट करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। तो इसमें हम लोग ये समझे थे कि इसका जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन हो रहता है और इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो लिथियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो 3 होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ड्राइव करेंगे तो 1s2। तो फर्स्ट यहाँ पर सेल फुलफिल हो गए हैं और इसके बाद होगा 2s1। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो लिथियम मेटल है तो इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं
ग्रुप वन एलिमेंट, तो इनके जो भी एलिमेंट होंगे ये सारे एलिमेंट्स का ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अनदर एग्जांपल देखेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो ऑर्बिट है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम लिथियम का भी देखें तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का भी हम लोग देखें तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से हम लोग पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, तो इन सब का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्राइव करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से इसको हम लोग ग्रुप वन एलिमेंट कंसिडर करते हैं। और ये ग्रुप टू का भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझेंगे। तो हम लोग एक एलिमेंट लेंगे बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 होते हैं जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ड्राइव करेंगे 1s2 2s2। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है इसको वैलेंस शेल बोलते हैं, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस कारण से हम लोग इसको ग्रुप 2 में रखते हैं। तो इस ऑर्बिट के जो भी एलिमेंट हैं तो इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी देख रहे हैं कि बेरिलियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अनदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम का, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। इसका भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्राइव करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 2s2। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। यहाँ हम लोग बेरिलियम का भी देखें कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हम लोग मैग्नीशियम का भी देखें कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इन सारे इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 2 में जो भी एलिमेंट्स होते हैं तो इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसलिए हम लोग इनको एस ब्लॉक का ग्रुप 2 एलिमेंट भी बोलते हैं। एस ब्लॉक का कुछ फीचर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोलते हैं, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो भी एस ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड ऑल आर मेटल्स। ये हम लोग आगे पहले देख चुके हैं कि जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देते हैं, इसलिए वो लोग काफ़ी रिएक्टिव भी होते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे आर सॉफ्ट मेटल्स एंड पोजेज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो सारे जो S1 ब्लॉक के ग्रुप वन के जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे फिजिकली सॉफ्ट नेचर के होते हैं और उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोडियम का भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, पोटेशियम का भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। थर्ड पॉइंट, दे हैव लार्जेस्ट एटॉमिक रेडी इन देयर कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड। जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक रेडियस अपने कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, लिथियम को कंसीडर करते हैं। लिथियम ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, तो यहाँ ये भी ग्रुप 2 है। तो इस ग्रुप में लिथियम का एटॉमिक रेडियस जो कि एटॉमिक वॉल्यूम भी मैक्सिमम होते हैं। जैसे आप लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं वो अपने पीरियड के एक बाहुबली की तरह रहते हैं। उनका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है, इसलिए उनका एटॉमिक वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होता है। लिथियम जो है तो सेकेंड पीरियड का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होल्ड करता है और इसका रेडियस भी सबसे ज्यादा होता है। सोडियम जो है तो ये भी अपने थर्ड ग्रुप का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होल्ड करता है, इसका रेडियस भी मैक्सिमम रहता है। इससे आप ये जो भी 3 ग्रुप देख रहे हैं, ये जो थर्ड ग्रुप के जो भी एलिमेंट है, यहाँ सोडियम मैग्नीशियम और यहाँ भी ये पूरे थर्ड ग्रुप में जो S1 ब्लॉक के जो भी एलिमेंट हैं सोडियम, वो सबसे ज्यादा एक तरह से बाहुबली की तरह आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपने मोहल्ले के एक बाहुबली की तरह रहते हैं, उसी तरह से ये भी अपने ग्रुप का एक बाहुबली की तरह है। इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहता है। ये पोटेशियम भी है, तो पोटेशियम का भी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है। ये अपने ग्रुप का, ये पूरे ग्रुप का सबसे ज्यादा इसका वॉल्यूम रहता है, इसका एटॉमिक रेडियस भी सबसे ज्यादा होता है। रुबिडियम का भी यही है कैरेक्टरिस्टिक, ये अपने ये पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा इसका वॉल्यूम रहता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एस ब्लॉक ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो इजिली मूव भी कर पाते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, दे हैव लो वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड हैव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हम लोग ये देखेंगे कि जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1 एलिमेंट या 2 एलिमेंट। तो इस तरह से उन लोग को अगर थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाता है तो वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और रिएक्टिव मोड में एक्टिव हो जाते हैं। वो किसी रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं और वो आयोनाइज हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, जैसे सोडियम पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली लूज करने का जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी बोलते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट है जो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है या डोनेट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या एक्सेप्ट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे पी ब्लॉक में। यहाँ 6th पॉइंट है, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड रेडली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे कि हम लोग देखें कि वो लोग इजिली रिएक्टिव रिएक्शन कर लेते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो लोग आयनिक कंपाउंड भी बना लेते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम यहाँ पर क्लोरीन के साथ इजिली रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। पोटेशियम क्लोराइड भी हम लोग जानते हैं, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करके एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं
और ये आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। 7th पॉइंट देखेंगे, दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर ड्यू टू दियर वेरी रिएक्टिव नेचर। जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं। वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे, डोनेट करेंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो लोग रिएक्शन बहुत फास्टली कर लेंगे। इसलिए वो लोग नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, वो किसी न किसी रिएक्ट फॉर्म में मिलते हैं, वो किसी कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं, और उनको प्योर फॉर्म लेने के लिए हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। 8th पॉइंट देखेंगे, दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल्स एंड ऑक्साइड्स आर बेसिक। जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों को ऑक्सीजन और नॉन मेटल्स के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रहता है, और उनका जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इस बात को आप लोग नोट करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, उनका ऑक्साइड नेचर कैसा होता है, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं। 9th पॉइंट देखेंगे कि दियर हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। जो भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं उनका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे कि इनका हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज कैरेक्टर के होते हैं। 10th पॉइंट देखेंगे, जो फ्रेंसियम एंड रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जो सीजियम है और फ्रेंसियम वो दोनों लिक्विड एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन गैसियस एलिमेंट है। यहाँ हम लोग देखेंगे ये जो सीजियम और फ्रेंसियम ये दोनों रेडियो एक्टिव नेचर के हैं, ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। और जो रुबिडियम और सीजियम है ये दोनों लिक्विड एलिमेंट हैं, ये लिक्विड भी होते हैं और रेडियो एक्टिव भी होते हैं, और ये भी लिक्विड नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 11 पॉइंट देखे हैं, इन सारे को नोट करेंगे कि जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सारे रिएक्टिव एलिमेंट उनको कंसीडर किए जाते हैं, और वो सारे मेटल्स हैं। ये पॉइंट फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सारे रिएक्टिव नेचर के होते हैं और वो सारे मेटल्स होते हैं। पॉइंट नंबर 2, वो सारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। पॉइंट नंबर 3, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो अपने कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे लार्जेस्ट वो वॉल्यूम उनका भी होता है, और इस कारण से उनका रेडियस भी लार्जेस्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 4, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे एस ब्लॉक एलिमेंट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं। पॉइंट नंबर 5, दे हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। वो आयोनाइज इजिली हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाता है तो वो आयोनाइज हो जाते हैं और वो एक कंपाउंड बना लेते हैं, और इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं। पॉइंट नंबर 6, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड रेडली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। ये हम लोग समझ लिए हैं कि उन इलेक्ट्रॉन वो इजिली लूज कर लेते हैं, इसलिए वो वेरी रिएक्टिव नेचर के होते हैं, और वो वेरी रिएक्टिव नेचर के होते हैं इसलिए वो कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। पॉइंट नंबर 8, दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल्स, और उनका जो ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। पॉइंट नंबर 9, दियर हाइड्राइड्स आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। उनका जो अल्कलीज होता है
वो स्ट्रॉन्ग, उनका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होते हैं। पॉइंट नंबर 10, फ्रेंशियम एंड रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, और सीजियम एंड फ्रेंशियम जो है वो लिक्विड एलिमेंट होते हैं, और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में होते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होते हैं। तो इसके बाद हम लोग पी ब्लॉक डिस्कस करेंगे। जो पीरियोडिक टेबल का, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसका जो राइट मोस्ट पोर्शन है वो पी ब्लॉक के इसको बोलते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल का ये जो पोर्शन है इसको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने ये समझा था कि हीलियम को पी ब्लॉक में कंसीडर नहीं किया जाता है। ये जो लास्ट 18th ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, जो कि इनर्ट गैस का ग्रुप है। इस ग्रुप में हीलियम आता है, इसलिए इस ग्रुप को यहाँ पर हम लोग प्लेस करते हैं, इसमें हीलियम आ जाता है। किंतु ये एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं, पी ब्लॉक का एलिमेंट ये नहीं है। ये पी ब्लॉक का हीलियम एलिमेंट नहीं है, ये एस ब्लॉक का है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पी ब्लॉक में अराउंड 36 एलिमेंट्स होते हैं। इनका हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन द एनएस सबसेल, जो भी पी ब्लॉक एनपी सबसेल, जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उनका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में होता है, इसको एनपी सबसेल हम लोग बोलते हैं। और ये जो ग्रुप है वो ग्रुप 13 से लेकर 18 तक होते हैं, जिसमें कुछ मेटल्स होते हैं, और जो भी जितने भी एलिमेंट हैं वो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे पी ब्लॉक में आते हैं, और जो मेटलॉइड्स भी हैं वो सारे पी ब्लॉक में आते हैं। इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो NS2 और NP1 to 6 के फॉर्म में आता है। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 आएगा, एस ब्लॉक तो पूरा फिल ही रहेगा, और जो NP आएगा, किसी में 1 आएगा, किसी में 2 आएगा, किसी में 3 आएगा, इस तरह से 6 तक आ सकता है। जो 13 ग्रुप होते हैं उसको हम लोग बोरोन फैमिली बोलते हैं। जो 14 ग्रुप होते हैं उसको हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं। जो 15 ग्रुप होते हैं उसको हम लोग निक्टोजन्स फैमिली बोलते हैं। जो 16 ग्रुप होते हैं उसको हम लोग चाल्कोजन्स बोलते हैं। जो 17 ग्रुप होते हैं उसको हेलोजन्स बोलते हैं। और जो लास्ट ग्रुप होते हैं 18th ग्रुप, उसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में इसको देखेंगे पोजीशन क्या है। ये है 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक पी ब्लॉक। इसको हम लोग बोरोन फैमिली बोलते हैं। और इसको हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं। और इसको हम लोग निक्टोजन्स बोलते हैं। इसको निक्टोजन बोलते हैं, इसको पिक्टोजन्स नहीं कंसिडर करेंगे। और इसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसको चाल्कोजन्स फैमिली भी बोलते हैं। और इसको हम लोग हेलोजन्स ग्रुप बोलते हैं। और ये जो हो गया लास्ट ग्रुप, इसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं।
तो हम लोग यहाँ पर देख लिए, इसको हम लोग बोरोन फैमिली बोलते हैं, इसको हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं, और ये जो थर्ड ग्रुप हो गया 15 ग्रुप, इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, इसको निक्टोजन्स भी बोलते हैं। और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, जिसको चाल्कोजन्स ग्रुप भी बोलते हैं। और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, और इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग नोबेल गैस ग्रुप। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हम लोग समझ लिए। तो इसको हम लोग एक ये समझेंगे, ये जो बोरोन फैमिली है 13 ग्रुप, इसको हम लोग 3A ग्रुप भी बोलते हैं। और जो कार्बन फैमिली होते हैं, इसको हम लोग 4A ग्रुप भी बोलते हैं। ये कहीं कहीं पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेगा 13, 14, 15, 16 ग्रुप लिखा हुआ, और किसी पीरियोडिक टेबल में आपको 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 7A और 8A लिखे हुए भी आपको मिल सकते हैं। इसलिए सारे आप लोग रिमेम्बर रखेंगे। इसको 5A ग्रुप भी बोलते हैं, इसको 6A ग्रुप भी बोलते हैं, और इसको 7A ग्रुप भी बोलते हैं, और इसको 8A ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग ये समझेंगे, इसको 3A 13 और 4A 14 ग्रुप, 5A 15 ग्रुप, इस तरह से इन लोग का जो ग्रुपिंग का कंसेप्ट है, इसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझेंगे कि इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। एलिमेंट लेंगे एल्यूमिनियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ड्राइव करेंगे 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 4 2p6। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट सेल भी फुलफिल यहाँ हो गए हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड सेल भी फुलफिल हो गए हैं, और अभी तक हम लोग 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पर प्लेस दे पाए हैं। तो और आगे देखेंगे कि थर्ड सेल में इसको फर्दर देखेंगे 3s2 और 3p1। तो हम लोग देख रहे हैं 4 6 10 14। तो हम लोग देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो 3p1 है, और 3p1 ऑर्बिट में देख रहे हैं कि हम लोग एक ही एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। और एक और देखेंगे, अनदर एग्जांपल भी लेंगे, सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 14।
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, सॉरी 3p1 और 3p2। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि outermost ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो outermost ऑर्बिट के थ्रू ही हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब p ऑर्बिटल, लास्ट p ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पर हम लोग 3a यानी 13 ग्रुप में हम लोग उसको प्लेस करते हैं। जब भी लास्ट p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसको हम लोग 13 ग्रुप में प्लेस करेंगे, जिसको हम लोग 3a भी बोलते हैं। और जो लास्ट p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उस ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसको हम लोग 14 ग्रुप में प्लेस करेंगे, जिसको 4a भी हम लोग बोलते हैं। और एक अनदर एग्जांपल लेंगे, फास्फोरस। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्राइव करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p3, 4, 6, 10, 5, 15। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो outermost ऑर्बिट है 3p, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको 15th एलिमेंट में हम लोग प्लेस करेंगे, जिसको हम लोग 4a भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जब p ऑर्बिटल में, लास्ट p ऑर्बिटल में जब 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसको हम लोग 13 ग्रुप में रखेंगे। जब लास्ट p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसको हम लोग 14 ग्रुप में प्लेस करेंगे। और जब लास्ट p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसको हम लोग 14 ग्रुप में प्लेस करेंगे, जिसको 4a भी बोलते हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जब लास्ट p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसको हम लोग 16th ग्रुप में प्लेस करेंगे, जिसको हम लोग 6f बोलते हैं। तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे। इस ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हैं, सल्फर। इसका एटॉमिक नंबर 16 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो outermost p ऑर्बिटल है, तो इसके outermost p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिस एलिमेंट का, तो उसको हम लोग 16 ग्रुप में प्लेस करेंगे, जिसको हम लोग 6 ग्रुप भी बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी ग्रुप रहते हैं, इसको पीरियड रहते हैं, उसको फर्स्ट पीरियड बोलते हैं। और ये जो पीरियड है इसको हम लोग सेकंड पीरियड बोलते हैं। ये जो पीरियड है उसको थर्ड पीरियड बोलते हैं। तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि ऐसा क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट रहते हैं
तो उनका जो सेल नंबर होता है वो 1 होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सेल नंबर 1 रहता है। तो जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट सेल नंबर 1 रहेगा तो उसको हम लोग ग्रुप 1 में कंसिडर करते हैं। और जो भी ये ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है तो इसका जो लास्ट सेल नंबर रहेगा वो 2 रहेगा। जैसे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इतना तक आता है तो वो एलिमेंट सेकेंड पीरियड का होगा, ये सेकेंड पीरियड का होगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सल्फर का जो लास्ट सेल नंबर जो है वो 3 आ रहे हैं। तो 3 जिसका सेल नंबर रहेगा वो थर्ड पीरियड का रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एल्युमिनियम में थर्ड पीरियड का है, सिलिकॉन में थर्ड पीरियड का है, फास्फोरस भी थर्ड पीरियड का है। और यहाँ पर जो बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, ये सारे सेकेंड पीरियड का है। क्योंकि जब भी इस पीरियड का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो उसके जो सेल नंबर रहेंगे वो 2 आएंगे। और इस पीरियड का जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे उसका जो सेल नंबर रहेगा वो 1 रहेगा। और इस पीरियड का तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 आ रहे हैं। और इस पीरियड का जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे उसका सेल नंबर 4 रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, यहाँ पर फोर्थ पीरियड होगा, ये फिफ्थ पीरियड होगा, ये सिक्स्थ पीरियड होगा और ये सेवेंथ पीरियड होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का शुरुआत किए थे तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो यही 7 पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम लोग देख रहे हैं। तो यही पीरियड नंबर है, इसको 7 पीरियड बोलते हैं। और जो ये ग्रुप नंबर है 18, 16, 15, 14, 13 और इस तरह से फर्स्ट तक जाते हैं। तो ये हॉरिजेंटल जो कॉलम में हम लोग डिवाइड करते हैं, 16 हॉरिजेंटल कॉलम में जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं तो उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट पी ऑर्बिट में जब 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसको हम लोग 13 ग्रुप बोलेंगे। आउटरमोस्ट पी ऑर्बिट में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 14 ग्रुप उसको बोलेंगे। आउटरमोस्ट पी ऑर्बिट में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसको हम लोग 15 ग्रुप बोलेंगे। और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जब 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसको हम लोग 16 ग्रुप बोलेंगे। एक 17 ग्रुप का भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो एक एलिमेंट लेंगे क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लास्ट पी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिस भी एलिमेंट का आउटरमोस्ट पी ऑर्बिटल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसको हम लोग 17th ग्रुप कंसिडर करेंगे। तो इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स है उनका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिराइव करेंगे तो उनके जो आउटरमोस्ट पी ऑर्बिटल्स होंगे उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटरमोस्ट जो पी ऑर्बिटल्स है इसका 2p होगा, इसका 3p होगा, इसका 4p होगा, इसका 5p होगा। इस तरह से जो भी पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर के अकॉर्डिंग उसके पी ऑर्बिटल्स का भी नंबर होगा। तो हम लोग ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो आउटरमोस्ट पी ऑर्बिटल है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो अगर 5 होंगे तो 17th ग्रुप के होंगे। और इस तरह से हम लोग ये जो लास्ट ग्रुप है 18th ग्रुप, तो यहाँ पर जो होते हैं हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेरॉन, रेडोन, इन सब को हम लोग इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं, ये लोग क्यों नहीं किसी से रिएक्शन कर पाते हैं इजीली, ये भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देखेंगे।
तो हम लोग एक नोबेल गैस का एग्जांपल लेंगे, आर्गन। जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिराइव करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये देखे होंगे कि जो पी सबसेल होते हैं उनमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही फुलफिल हो सकते हैं। जो भी पी सबसेल होते हैं इनमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही फुलफिल हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं जो भी पी सबसेल होते हैं उसमें 3 ऑर्बिट्स होते हैं और तीनों ऑर्बिट में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्लेस होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो पी सबसेल का फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो प्लेस हो चुके हैं। सेकेंड होगा तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो चुके हैं। जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों जो ऑर्बिट है वो सारे फुल हैं, तो न किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे और न ही किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे इजीली। इसलिए ये जो नोबेल गैस होते हैं, इतने जो नोबेल गैस होते हैं इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो पूरे फुलफिल रहते हैं, उनके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का वो सारे फुलफिल रहते हैं। इस तरह से ये लोग किसी भी रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और हम लोग ये हीलियम का भी देखेंगे कि हीलियम को हम लोग इनर्ट गैस क्यों कंसिडर करते हैं, ये किसी रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। तो ये तो हीलियम तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, किंतु फिर भी हम लोग देखेंगे इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्यों नहीं किसी में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हीलियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्राइव करेंगे तो ये आता है 1s2। तो हम लोग पहले भी देखे थे कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि हीलियम के केस में ऐसा ही है। एस ऑर्बिटल में तो एस सबसेल में तो 1 ऑर्बिटल होते हैं और उस 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं, जो कि हीलियम के केस में ऐसा ही है। हीलियम के लास्ट जो एस सबसेल है ये पूरी तरह से फुलफिल है, इसलिए ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि ये ग्रुप है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट जो पी ऑर्बिटल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी भी लास्ट ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से अगर वो ऑर्बिटल फुलफिल हो जाते हैं तो उस एलिमेंट बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसलिए वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसी भी रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो हम लोग हैलोजन ग्रुप का भी एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। हम लोग क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल जो पी होते हैं उनमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें एडजस्ट रहते हैं। तो देखेंगे इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन्स पी सबसेल में प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप रहेंगे
तो हैलोजन ग्रुप इसलिए हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो किसी भी एक एलिमेंट से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करने का प्रयास करते हैं, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए जो कि उनका लास्ट पी ऑर्बिटल है वो फुलफिल हो जाए। तो उनका जो भी लास्ट पी ऑर्बिटल अगर इजिली फुलफिल हो जाएंगे तो किसी भी रिएक्शन में इजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग हाईली रिएक्टिव ग्रुप बोलते हैं। इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, S block and P block elements are collectively called representative elements except zero group। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी S ब्लॉक एलिमेंट है और P ब्लॉक एलिमेंट है, ये दोनों को कलेक्टिवली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनमें हम लोग नोबेल गैस ग्रुप को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ इस टेबल में देख रहे हैं, ये S ब्लॉक एलिमेंट है और ये P ब्लॉक है। ये दोनों को कलेक्टिवली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, किंतु इसमें जो इनर्ट गैस का ग्रुप है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ ये इसके 2 और इसके 5, ये 7 ग्रुप को ही हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ग्रुप बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रायर टू द नोबेल गैस group there are 2 chemically important group of non-metals, halogens 17 group and chalcogens। तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि P ब्लॉक एलिमेंट्स का जो नोबेल गैस ग्रुप होता है वो तो रिएक्टिव नहीं होता है, किंतु इनके अलावे और 2 भी ग्रुप हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हाईली रिएक्टिव भी हैं। वो फर्स्ट है 16 ग्रुप और एक है 17 ग्रुप। ये दोनों हाईली रिएक्टिव है, किंतु इसमें जो हैलोजन ग्रुप है वो मोस्ट रिएक्टिव है। ये जो हैलोजन ग्रुप है ये मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप है। तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ऑक्सीजन ग्रुप है और हैलोजन ग्रुप है जो 16 और 17 भी बोलते हैं, इसको चाल्कोजेंस ग्रुप भी बोलते हैं। ये दोनों ग्रुप भी इम्पोर्टेंट ग्रुप में हम लोग कंसिडर करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का। फर्स्ट पॉइंट है, पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ 6 ग्रुप्स 3A 4A 5A 6A 7A एंड 0 ग्रुप। तो हम लोग देखे थे कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो होते हैं उसको 13 ग्रुप बोलते हैं, जिसको 3A बोलते हैं, और उसके बाद 14 ग्रुप होते हैं जिसको 4A ग्रुप भी बोलते हैं। उसके बाद 15 ग्रुप होते हैं जिसको 5A ग्रुप भी बोलते हैं। हम लोग टेबल के थ्रू देख सकते हैं। ये जो 15 ग्रुप है, 13 ग्रुप है, इसको हम लोग बोरॉन फैमिली बोलते थे। ये 3A है। ये 14 ग्रुप है जिसको हम लोग कार्बन फैमिली बोलते थे। ये 4A ग्रुप है। ये नाइट्रोजन ग्रुप है जिसको हम लोग निक्टोजेंस भी बोलते हैं। ये 15 ग्रुप है। ये ऑक्सीजन ग्रुप है जिसको हम लोग चाल्कोजेंस भी बोलते थे। ये 16 ग्रुप है। ये 17 ग्रुप है जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये 7A ग्रुप है। और ये जो लास्ट है 18th ग्रुप, इसको नोबेल गैस ग्रुप बोलते हैं। ये 8A ग्रुप है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost शेल वेरीज फ्रॉम 3 to 8। तो हम लोग देखे थे कि किसी भी पीरियड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं, उनके outermost और ऑर्बिट में 3 to 8 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 एलिमेंट जो होते हैं वो तो एस ब्लॉक में चले जाते हैं। एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 के बाद जो 3 to 8 रहेंगे वो सारे पी ब्लॉक
पी सीरीज में रहेंगे, पी सब सेल में। पॉइंट नंबर 3, इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर इज रेगुलर इंक्रीज इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस बात ये हाईली इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग पी ब्लॉक में जो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जो हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो उसमें जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का रेगुलर इंक्रीज होता है, और जब हम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते हैं, जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। इट मीन्स जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें हम लोग अगर लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, तो जो राइट साइड के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो लेफ्ट साइड से ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के होंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग ये होता है कि जब कोई भी एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्सेप्ट करे, किसी रिएक्शन में एक्सेप्ट करके तुरंत रिएक्ट कर जाए, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए, तो उस कैरेक्टर को हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। और जो हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में जो राइट लेफ्ट मोस्ट देखे थे, जो एस ब्लॉक होते हैं, वो एस ब्लॉक भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, किंतु उनके अंदर टेंडेंसी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उनके अंदर होती है। और ये जो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, तो उस कैरेक्टर को हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आए, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, उस कैरेक्टर को हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं, जो पी ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट से राइट मूव करने पर घटते हैं। जैसे हम लोग इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं, ये पी ब्लॉक में हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, तो इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे, सॉरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स ये हुआ कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन ग्रुप, ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये तो नोबेल गैस ग्रुप हो गए, ये तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये जो 13 ग्रुप हो गए, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी काफ़ी कम होती है, किंतु जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एल्युमिनियम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सिलिकॉन के अंदर है, सिलिकॉन से ज़्यादा फास्फोरस के अंदर है, फास्फोरस से ज़्यादा सल्फर के अंदर है, सल्फर से ज़्यादा क्लोरीन के अंदर है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे पी ब्लॉक के पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में इंक्रीज आता है, किंतु जैसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी लूज होते जाती है। जैसे बोरोन है, तो बोरोन से एल्युमिनियम में कम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, एल्युमिनियम से गैलियम में और भी कम है, गैलियम से इंडियम में और भी कम है। इस तरह से टेंडेंसी लूज होते जाती है। क्लोरीन से भी इस ब्लॉक में भी हम लोग आएंगे, तो इसके तो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, किंतु जैसे जैसे हम लोग बॉटम की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होते जाएंगे। तो इसको हम लोग ये भी समझेंगे कि इस तरह का कैरेक्टर और इस तरह का प्रॉपर्टीज इनके अंदर क्यों होता है। जो लेफ्ट से राइट मूव करने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, और टॉप से बॉटम मूव करने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं, ऐसा क्यों होता है हम लोग ये भी समझेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे
हम लोग ये देखेंगे लेफ्ट से राइट मूव करने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज करते हैं और टॉप टू बॉटम मूव करने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज करते हैं। तो हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं और टॉप टू बॉटम मूव करने में डिक्रीज करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देखेंगे कि इनके अंदर इस तरह का टेंडेंसीज कैसे आता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हेलोजन ग्रुप तो किसी तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेट इजीली नहीं करते हैं और इस तरह से हम लोग देखें कि बोरोन से ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कार्बन का है, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का है, इस तरह से फ्लोरीन का है। यही ट्रेंड यहाँ पर भी फॉलो होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इस पीरियड में इंक्रीज करते जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये पी, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी सबसेल में होते हैं और जो भी पी सबसेल होते हैं उनमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरह से पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इनके अंदर जैसे भी हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो इन सब के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम किसी तरह से एक अनदर आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके हम अपने पी जो ऑर्बिटल्स है, पी सबसेल है, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर लें। जैसे हम लोग देखेंगे क्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इसके जो आउटरमोस्ट जो सबसेल है वो पी सबसेल है। तो पी सबसेल में हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है। तो ये पी सबसेल है, इसमें इनके 5 आउटरमोस्ट सेल में सबसेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो पी सबसेल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो हेलोजन ग्रुप्स का जो भी एलिमेंट है इनके अंदर ये टेंडेंसी रहेगी कि हम लोग किसी एलिमेंट्स का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हम अपने इस पी ऑर्बिटल को फुलफिल कर लें। तो इनके अंदर बहुत हाई टेंडेंसी रहती है कि एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से एक्सेप्ट करके अपने पी ऑर्बिटल्स को फुलफिल कर ले। और जब हम लोग सल्फर का देखेंगे तो इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इनके पी ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की या अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्लोरीन से थोड़ा कम होती है और इस तरह से फास्फोरस के अंदर भी थोड़ा कम होती है, सिलिकॉन के अंदर भी थोड़ा सा कम होती है। और इस तरह से हम लोग अगर मूव करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जो कि हर पीरियड ऐसा ट्रेंड फॉलो करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की या अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो जब भी किसी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की, एक्सेप्ट करने की या अट्रैक्ट करने की अगर टेंडेंसी बढ़ते जाती है या टेंडेंसी होती है तो इस तरह के कैरेक्टर को हम लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। और जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या लूज करने की अगर टेंडेंसी हो तो इस तरह के टेंडेंसी को हम लोग
मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो इनके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड हम लोग देख लिए हैं पीरियड वाइज। अब हम लोग देखेंगे कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर इनके अंदर क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग ही होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो उनके न्यूक्लियस के अंदर इतना फोर्स होना चाहिए कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट कर पाए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इनमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। इसमें 2 सेल होते हैं, इसमें 3 सेल होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, तो इस तरह से इनके रेडियस भी बढ़ते जाते हैं और इस तरह से इनके वॉल्यूम भी बढ़ते जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ते जाता है और इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स भी वीक पड़ जाते हैं। तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो उनके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो यही इसमें बताया गया है कि जो यहाँ हम लोग बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम इस तरह से हम लोग अगर मूव करेंगे तो जैसे बोरोन को हम लोग देख रहे हैं, बोरोन में 2 सेल हैं, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग एल्युमिनियम को देखेंगे तो इसमें 3 सेल हो गए। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इतने डिस्टेंस पर होंगे। और गैलियम में हम लोग देखेंगे तो इसमें 4 सेल हो गए। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो और दूर होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसी तरह से जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जाता है और इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स भी वीक पड़ते जाता है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स वीक पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। तो इस तरह से उनके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा क्योंकि वो अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पर 4th पॉइंट देखेंगे कि पी ब्लॉक इंक्लूड्स बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सम्स ऑफ बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, दीज आर टर्म्ड एज मेटलवाइड्स। पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स मेटेलिक कैरेक्टर के हैं, कुछ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर भी हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी हैं। वो डुअल कैरेक्टर शो करते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी टेंडेंसी होती है, कभी इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी टेंडेंसी होती है। तो इस तरह के डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले एलिमेंट्स को हम लोग मेटेलोइड्स बोलते हैं। जो मेटेलिक कैरेक्टर भी रखते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी रखते हैं उनको हम लोग मेटेलोइड्स बोलते हैं। इसको हम लोग टेबल में देखते हैं। पी ब्लॉक का जो ये पार्ट है रेड ऑरेंज वाला, ये मेटेलिक कैरेक्टर ये लोग पोज करते हैं और ये जो पोर्शन हो गया येलो और ब्लू, ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, किंतु इनके बीच में जो जिगजैग लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए हैं ग्रीन कलर के जो एलिमेंट हैं इनके अंदर डुअल टेंडेंसी होते हैं। तो इसी को हम लोग मेटेलोइड्स बोलते हैं। इनको आप लोग
याद कर लेंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आ जाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इन सबको आप लोग याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 5, मोस्ट ऑफ देम फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। A number of elements of P block series show the phenomenon of allotropy. इनमें जो भी एलिमेंट हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एलोट्रोपी फिनोमेना को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें है कार्बन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, बोरोन है, जर्मेनियम है, टिन है और आर्सेनिक है। इन एलिमेंट्स को आप लोग याद रखेंगे जो कि ये लोग एलोट्रोपिक फिनोमेना को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 6, देयर आर 10 गैसियस एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू पी ब्लॉक। ये सारे गैसियस एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हो गए नोबेल गैस तो गैसियस एलिमेंट होंगे ही, इसके अलावा ये भी नोबेल गैस ही होते हैं। इसके बाद हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन, ये सारे गैसियस एलिमेंट हैं, इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 7, गैलियम एंड ब्रोमीन आर लिक्विड्स। पी ब्लॉक सेक्शन में गैलियम और ब्रोमीन दो ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। पॉइंट नंबर 8, लास्ट पीरियड एलिमेंट 7th आर अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव एंड मैन मेड। जो बॉटम मोस्ट जो पीरियड है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अनस्टेबल है और वो ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव होते हैं और वो मैनमेड होते हैं, वो नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं। हम लोग टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं। ये जो लास्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये सारे मैनमेड हैं, ये नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं और ये रेडियो एक्टिव ही हैं। पॉइंट नंबर 9, द एलिमेंट्स shown in zigzag line between metals and non-metals possess characteristics of both metals and non-metals called semi-metals और metalloids। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्रीन कलर्ड में शोन थे, जिगजैग लाइन के थ्रू भी रिप्रेजेंट किए गए थे, वो सारे मेटलॉइड्स थे, जिसको हम लोग सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। ये सारे जो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये सारे डिफरेंट टर्म्स को आप ठीक से याद कर लेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी डिफरेंट नेम से उन लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जा सकते हैं। इस बात को खास ध्यान रखना है। 10th पॉइंट है, पी ब्लॉक इंक्लूड्स 38 एलिमेंट, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि पी ब्लॉक में 36 एलिमेंट होते हैं। हम लोग टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं। ये इतना पी ब्लॉक एलिमेंट है, इतना पी ब्लॉक है जिसमें हीलियम इंक्लूड नहीं है, हीलियम एस ब्लॉक में कंसिडर किए जाते हैं और ये इतने पी ब्लॉक हैं जो 36 एलिमेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।